मैं पिछले 5 सालों से स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा हूँ। इन 5 सालों में मैंने इन स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट्स और बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाए हैं। एक डॉक्यूमेंट जो हमेशा मेरी टेबल पर आता रहा और बहुत इम्पॉर्टेंट रहा और सबने जो है इस पे बहुत फोकस किया और ज़ोर डाला, वो था को-फाउंडर एग्रीमेंट। अब इन लोगों के, इन स्टार्टअप्स के को-फाउंडर एग्रीमेंट बनाते वक्त जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, उनसे मैंने 2 मोटी-मोटी बातें सीखी। पहला कि एक को-फाउंडर एग्रीमेंट एक स्टार्टअप, एक फाउंडर और एक को-फाउंडर के लिए कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। और वहीं दूसरी बात कि जब भी एक को-फाउंडर एग्रीमेंट आप बनाएंगे या बनवाएंगे, तो कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो आपको अपने को-फाउंडर एग्रीमेंट में इंक्लूड ज़रूर करने हैं। ये 2 इम्पॉर्टेंट बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले तो आप समझ लें कि को-फाउंडर एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और लीगल इन्फोर्सेबल डॉक्यूमेंट होता है कि इसमें जो बातें लिखी जाती हैं वो कानूनी तौर से जो भी पार्टीज इसके अंदर होंगी उनको मानना पड़ेगा। अब पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? इसमें फाउंडर होते हैं, को-फाउंडर्स होते हैं और कंपनी होती है। तो आप ये देखें कि इस को-फाउंडर एग्रीमेंट बनाने के 3 इंपॉर्टेंट पर्पस हैं। सबसे पहले तो ये जो है को-फाउंडर एग्रीमेंट डिफाइन करता है राइट्स ऑफ द फाउंडर्स एंड को-फाउंडर, कि एक को-फाउंडर अगर स्टार्टअप करता है तो उसको क्या मिलने वाला है आज, कल या फिर फ्यूचर में। और दूसरी तरफ जो है इसमें डिफाइन की जाती है, और दूसरा इसका पर्पस होता है कि इसमें ऑब्लिगेशन डिफाइन की जाती है कि अगर आपको ये मिलने वाला है, आप को-फाउंडर और फाउंडर हैं और आपको ये मिलेगा, तो क्या ऑब्लिगेशंस है जो आपको फुलफिल करनी होंगी आप जब तक इस स्टार्टअप में रहने वाले हैं। तो राइट्स डिफाइन हो गए और ऑब्लिगेशन डिफाइन हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कंपनी के इंटरेस्ट को बचाया जाता है। हो सकता है कि फाउंडर्स और को-फाउंडर कंपनी में रहें या फिर कंपनी से चले जाएं, लेकिन कंपनी हमेशा रहने वाली है। तो कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में कि फाउंडर्स और को-फाउंडर के कन्फ्लिक्ट की वजह से कंपनी का पूरा नुकसान हो जाए या कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हों उनका पूरा नुकसान हो जाए। तो एक को-फाउंडर एग्रीमेंट बनाया जाता है और उसमें डिफाइन की जाती है राइट्स, ऑब्लिगेशन और कंपनी के इंटरेस्ट को बचाने का तरीका। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स की। ये वो टर्म्स हैं जिनको आपको अपने को-फाउंडर एग्रीमेंट में ज़रूर ही डालने हैं। इनके बिना जो है को-फाउंडर एग्रीमेंट कहीं ना कहीं अधूरा होता है और या कमज़ोर होता है। सबसे पहले आपको अपने को-फाउंडर एग्रीमेंट में डालना होगा इक्विटी, ओनरशिप और कॉम्पनसेशन का टर्म। ये जो है इक्विटी, ओनरशिप और कॉम्पनसेशन फाउंडर्स और को-फाउंडर्स के लिए है कि कौन सा को-फाउंडर को कितने इक्विटी मिल रही है। इससे जो है ओनरशिप क्लियर रहती है और इनसिक्योरिटीज़ फाउंडर्स के बीच में कम हो जाती है। इसके अलावा इसमें आपको मेंशन करना है कि आपको कैसे आपने इक्विटी उनको शेयर्स दिए हैं, जो नॉन वेस्टिंग हैं, वेस्टिंग शेयर्स हैं, कब मिलेंगे, कब वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कब वो सेल कर सकते हैं। ये सारी बातें जो है आपको इस टर्म के अंदर डालनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होगा जिसको आपको प्रॉपरली डिफाइन करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म होता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। देखिए, आपको इसमें सेट आउट करना है कि किस फाउंडर को क्या काम करना है। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में बहुत मुश्किल होता है डिफाइन कर पाना कि किसको क्या करना है, सबको सब कुछ ही करना पड़ता है। बट जब आप मैच्योर स्टार्टअप होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक को फाउंडर का क्या रोल होता है। इससे आपस में जो है कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं। दूसरी बात ये भी होती है कि अकाउंटेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है कि जब आपको पता होता है कि हमने किसको क्या काम दिया हुआ है तो उससे हम उस काम के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेट करना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है आईपीआर। कंपनी जो है बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट्स को क्रिएट करती है जब वो एग्जिस्टेंस में आती है। उसमें कुछ फाउंडर्स खुद क्रिएट करते हैं, कुछ बाहर से क्रिएट कराते हैं कंपनी के लिए। तो आपको ये डिफाइन करना है कि कौन जो है आईपीआर को ओन करेगा, जो है फाउंडर्स ओन करेंगे या कंपनी ओन करेगी या दोनों साथ मिलकर ओन करेंगे। ये आपको सेट आउट करना है, आपको क्लियर करना है, ताकि अगर किसी वजह से कोई को-फाउंडर छोड़ कर भी जाता है तो आपको क्लियर रहे कि ये आईपीआर कंपनी में है या कंपनी से जाने वाला है या कंपनी को उसके लिए कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। इसके अलावा एक टर्म होता है नॉन कॉम्पीट क्लॉज का। नॉन कॉम्पीट क्लॉज का मतलब ये है कि को-फाउंडर अगर या फिर कोई फाउंडर जो है कंपनी को छोड़कर जाता है तो वो कंपनी के अगेंस्ट एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता है एक रीज़नेबल पीरियड के लिए। होता क्या है, इसमें सेक्शन 27 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो प्ले करता है। वो कहता है कि आप है ना किसी पर पोस्ट टर्मिनेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि वो जो है सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन इसमें भी रीजनेबिलिटी है। तो आपको एक जो है क्लॉज ज़रूर डालना है कि नॉन कॉम्पीट, कोई भी जो है आपकी कंपनी से निकलकर आप जैसा बिजनेस, सिमिलर बिजनेस कंपटीशन में नहीं खड़ा करेगा कुछ रीजनेबल टाइम तक। एक और इम्पॉर्टेंट क्लॉज होता है, वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज।
अलग से एनडीए ना बनाकर आप इस क्लॉज को अपने एग्रीमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी से जब कोई बाहर छोड़कर जाएगा या कंपनी किसी को निकाल देती है किसी वजह से, ये क्लॉज कहीं ना कहीं कंपनी के इंटरेस्ट को बचाने के लिए है, ठीक है। तो ये क्लॉज जो है जो फाउंडर्स और को फाउंडर्स को बाउंड करता है कि आप कभी कंपनी की डिटेल्स बाहर शेयर नहीं करेंगे, उसके सीक्रेट्स किसी को नहीं बताएंगे, उस कैसे कंपनी फाइनेंस मैनेज करती है और जो है अकाउंट्स मैनेज करती है या ऑपरेशन मैनेज करती है, ये आपको कहीं भी बाहर जाकर शेयर नहीं करना है। तो ये पार्ट जो है इस को फाउंडर एग्रीमेंट में आपको इंक्लूड करना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो कि आपको अपने को फाउंडर एग्रीमेंट में ज़रूर डालना है, वो होता है टर्मिनेशन से रिलेटेड क्लॉज, कि क्या क्या वो रूल्स हैं, क्या क्या वो रेगुलेशंस हैं जिनके बेसिस पर एक फाउंडर को एक कंपनी से निकाला जा सकता है। देखिए ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि जब डिस्प्यूट्स होते हैं तो को फाउंडर जो है बाहर जाना चाहता है, किसी को कंपनी निकालना चाहती है, तो उसके लिए आपको एक रूल सेट आउट करने पड़ते हैं कि किन किन रीज़न से आपको निकाला जा सकता है। आप परफॉर्मेंस नहीं करते हैं या फिर आपका बिहेवियर बुरा है, तो वो रीज़न्स आपको सेट आउट करने हैं और आपको ये भी बताना है कि किस वजह से निकालने पर क्या ट्रीटमेंट फाउंडर्स और को फाउंडर को दिया जाएगा, क्या उनकी एग्जिस्टिंग इक्विटी छीन ली जाएगी या फिर ले ली जाएगी, क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा ड्यू प्रोसेस आपको उसमें डिफाइन करना है टर्मिनेशन की क्लॉज में। इसके बाद एक क्लॉज होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज बेसिकली बनाया इसलिए जाता है कि मान लीजिए आपके बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो कैसे उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा, कोर्ट के थ्रू रिजॉल्व किया जाएगा, नेगोशिएशन के थ्रू या आर्बिट्रेशन के थ्रू, क्या तरीका रहेगा, कहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं, कहाँ पर केस फाइल नहीं कर सकते। तो ये तो जो है लास्ट में कि कभी डिस्प्यूट हो गया तो उसको कैसे रिजॉल्व करें या कैसे सॉर्ट आउट करा जाए। तो ये थे बेसिक मोटे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस जो कि आपको अपने को फाउंडर एग्रीमेंट में ज़रूर जो है चाहिए। अगर आप पूछना चाहते हैं को फाउंडर एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर सवाल या फिर कोई आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको जल्द से जल्द जो है रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा।